बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर केमिकल फार्मूला की अक़साम। कल हमने पढ़ा था केमिकल फार्मूला के बारे में कि किसी भी कंपाउंड को उसके में मौजूद एटम्स और उनकी तादाद और उन एटम्स के सिंबल्स की मदद से हम एक छोटा सा फार्मूला बना लेते हैं उसको जाहिर करने के लिए। यानी किसी भी कंपाउंड को जाहिर करने के लिए उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स और उनकी तादाद बनाकर या लिखकर एक फार्मूला बना लेते हैं जिसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। आज हम केमिकल फार्मूला के बारे में की दो अक़साम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरे नंबर पर एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसा कि नाम ही से जाहिर है कि ये फार्मूला उन कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होगा जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम देखते हैं जितने भी हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उन सब के मॉलिक्यूल होते हैं, उनके अलग-अलग यूनिट जो होते हैं वो उस कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं। वो जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे जिनको मॉलिक्यूल कहते हैं, ये फार्मूला उन यूनिट्स यानी उन मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनकी हकीकी तादाद बताता है कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद कितनी कितनी है। जैसा कि पानी का फार्मूला H2O है, ये हमें पानी के एक मॉलिक्यूल में मौजूद हाइड्रोजन एटम की असल तादाद और ऑक्सीजन एटम्स की असल तादाद को बताता है। उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला लिखा हुआ है C6H12O6। ये फार्मूला हमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन की एटम्स की तादाद 6 यानी जितनी भी उसकी तादाद है मुकम्मल तौर पे बता रहा है। हाइड्रोजन के 12 एटम्स और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। तो ये हमें इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद सही बता रहा है। उसके बाद हमारे पास बेंजीन का फार्मूला है C6H6। ये हमें बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन की और हाइड्रोजन की असल तादाद को बता रहा है। तो जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की हकीकी तादाद को बता रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है एम्पिरिकल फार्मूला। जब हम एम्पिरिकल फार्मूले की बात करते हैं तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये किसी भी कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी हकीकी तादाद नहीं बताता बल्कि उनके दरमियान एक सादा निस्बत को जाहिर करता है। जैसा यहाँ पर हमारे पास अगर ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है तो अगर हम इनकी आपस में जो निस्बत बनती है कार्बन की 6 एटम्स हैं, अगर कार्बन का एक एटम हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन के उसके मुकाबले में 2 एटम्स बनते हैं और ऑक्सीजन का भी एक एटम बनता है। यानी 6 कम 6, 6 दूने 12 और 6 कम 6। यानी हमारे पास ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो बनेगा CH2O, क्योंकि इन तीन एलिमेंट्स की आपस में इस तरह निस्बत है कि कार्बन और ऑक्सीजन की तादाद बराबर है और हाइड्रोजन की उससे डबल है। तो ये हमें उनकी आपस में सादा तरीन निस्बत को जाहिर कर रहा है। तो जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है वो किसी भी कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनके दरमियान सादा तरीन निस्बत को जाहिर करता है। जैसा कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है तो यहाँ पर हम देखें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद बराबर है तो हम काट सकते हैं 6 को 6 के साथ हमारे पास फार्मूला बन जाएगा CH। तो ये हमारे पास बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। ये नीचे एम्पिरिकल फार्मूले कुछ दिखाए गए हमारे पास कि ग्लूकोज का फार्मूला CH2O है, बेंजीन का HO है, CH है और HO जो हमारे पास फार्मूला है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का। यहीं पे एम्पिरिकल फार्मूले की वजाहत खत्म नहीं होती बल्कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये कुछ कंपाउंड्स के लिए लाजिम भी है। तमाम आयोनिक कंपाउंड जो हमारे पास मौजूद होते हैं इनके लिए एम्पिरिकल फार्मूला इनका होता ही एम्पिरिकल फार्मूला है। आयोनिक कंपाउंड हमारे पास जितने भी हैं उनका सिर्फ होता ही एम्पिरिकल फार्मूला है, क्योंकि हमारे पास आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें मुखालिफ नेगेटिव पॉजिटिव आयंस को नेगेटिव आयंस ने मुकम्मल तौर पे घेरा होता है और ये सिलसिला जो है ये पूरी क्रिस्टल के अंदर चलता है। ये नहीं होता कि क्रिस्टल जो है वो
उसके अंदर कोई मॉलिक्यूल बन जाए, बल्कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, नेगेटिव आयंस को पॉजिटिव ने और पॉजिटिव आयन को नेगेटिव ने घेरा होता है, तो उस केस में हमारे पास कोई मॉलिक्यूल होता भी नहीं है जिसके अंदर हम एटम्स की हकीकी तादाद को जाहिर करवा सकें। तो एक क्रिस्टल के अंदर अरबों और खरबों किस्म के जो एटम्स होते हैं, इनको हम एक फार्मूले में नहीं लिख सकते, तो हम उन एटम्स की या आपस में एलिमेंट्स की सादा तरीन निस्बत को जाहिर कर सकते हैं। जैसे हमारे सोडियम क्लोराइड के केस में हम देखते हैं कि एक सोडियम को क्लोरीन एक मुखालिफ क्लोराइड आयन ने घेरा होता है और इसी तरह हर क्लोराइड आयन को मुखालिफ सोडियम आयन ने घेरा होता है और दोनों की तादाद बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं कि एक सोडियम के मुकाबले में एक क्लोरीन है, लिहाजा इसका फार्मूला NaCl है। उसके मुकाबले में हमारे पास लिथियम नाइट्राइड है, Li3n है। इस कंपाउंड में हर नाइट्रोजन एलिमेंट को छोटे छोटे तीन लिथियम ने घेरा होता है, तो इसका सादा कंपाउंड जो हमारे पास सादा जो फार्मूला बनता है उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है Li3n। तो आयोनिक कंपाउंड्स को जाहिर करने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला लगाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि इनके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते। और एम्पिरिकल फार्मूला इसकी जो अपनी वुसअत है ये यहाँ भी खत्म नहीं होती। दुनिया के कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कोई मॉलिक्यूल नहीं होता। आप कहेंगे वो ऐसे कोवलेंट कंपाउंड कौन से हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूल नहीं होते? तो सिलिका डाइऑक्साइड, रेत, इसका फार्मूला हर सिलिकॉन के इर्द गिर्द 4 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन एटम्स की 2-2 सिलिकॉन एटम्स होते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है हर तरफ। बिल्कुल ये हमारे पास प्योर आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ये लगातार क्रिस्टल की तरह चल रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि हर सिलिकॉन के इर्द गिर्द कितने एटम्स हैं? 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो ऑक्सीजन की तादाद हमारे पास 4 है और हर ऑक्सीजन के इर्द गिर्द कितने सिलिकॉन हैं? तो हर ऑक्सीजन के इर्द गिर्द 2 सिलिकॉन है, तो हमारे पास 2 सिलिकॉन है। यानी अगर हम इनका सिंपलेस्ट फार्मूला देखें तो हर सिलिकॉन के मुकाबले में 2 ऑक्सीजन आएंगे, लिहाजा हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन इसको जाहिर करने के लिए भी हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा। एम्पिरिकल फार्मूला को आयोनिक कंपाउंड के केस में हम फार्मूला यूनिट भी कहते हैं। यही फार्मूला यूनिट होता है जो कि हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर यानी NaCl या लिथियम नाइट्राइड ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर, या कैल्शियम ऑक्साइड, इन सब के अंदर ये जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है ये इसको फार्मूला यूनिट्स भी कहते हैं, क्योंकि उसके छोटे से यूनिट में ये एटम्स के दरमियान निस्बत को जाहिर करता है। एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूले का फार्मूला जिन कंपाउंड्स का होता है उनका एम्पिरिकल फार्मूला होता है, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से कैसे बनता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम किसी भी सही अदद से तकसीम कर देते हैं। जैसे हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला C6H12 वो 6 था, तो हमने 6 के पार्ट ऐसा इसको 6 के टेबल से इसको काट दिया। जैसे बेंजीन को भी हमने 6 के टेबल से काट दिया तो हमारे पास फार्मूला बन गया CH। तो इसी तरह हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसको अगर हम किसी हिस्से से डिवाइड कर दें, किसी अदद से तकसीम कर दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला बन सकता है। यानी हमारे पास जो फार्मूला बन जाता है कि एम्पिरिकल फार्मूले को हम किसी अदद से ज़रब दे दें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन सकता है, या मॉलिक्यूलर फार्मूले को किसी अदद से तकसीम कर दें तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला बन सकता है। उसके बाद 2 चीजें हमारे पास हैं, एक चीज है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास और एक चीज है हमारे पास फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास बिल्कुल सिंपल, जैसे कंपाउंड्स के फार्मूले 2 तरह के हैं इसी तरह दोनों के मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास भी मुख्तलिफ हैं। कि किसी भी कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मिसाल के तौर पर पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है, तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो इसमें 2 एटम हैं हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का हमारे पास 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन यानी 16 होता है, तो उसका एटॉमिक मास 16 है, तो 16 और 2 18। तो पानी के मॉलिक्यूल का ये जो मास हमारे पास AMU में आया है, एटॉमिक मास यूनिट आया है, इसको हम कहते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास।
यानी मॉलिक्यूलर मास से मुराद ये होगा कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक मास होगा, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनका जो मास होगा या उनका जो एटॉमिक मास होगा वो उसका होगा मॉलिक्यूलर मास। यानी किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के एटम्स का जो टोटल हमारे पास मास होता है, एटॉमिक मास होता है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, यानी एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास। उसके बाद फार्मूला मास, तो हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूले होते हैं वो कंपाउंड्स के दरमियान सादा तरीन निस्बत को जाहिर करते हैं। जैसे हमारे पास ये ग्लूकोज का फार्मूला CH2O है, हम देखते हैं कि इसमें एटॉमिक मास देख लें, कार्बन का 12, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और हर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, और हमारे पास ऑक्सीजन 1 एटम है 16, तो ये हमारे पास 16 और 12 और 2, 12 और 2 14 और 16, ये हमारे पास मान जाएगा 30। कितना मान जाएगा? 30 AMU। तो हमारे पास जितने भी एम्पिरिकल फार्मूले अशिया के, उनके यूनिट के अंदर जितना भी एलिमेंट या एटम्स का एटॉमिक मास बनता है, हम उस कंपाउंड का उसको फार्मूला मास कहते हैं। तो हमारे मॉलिक्यूलर मास क्या होगा कि किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल का मास होगा, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होंगे उनका मास होगा, उसको मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। और फार्मूला मास से मुराद ये होगा कि किसी भी कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है या सादा फार्मूला है या फार्मूला यूनिट है, उसके अंदर एलिमेंट्स का जो मास होगा उसको हम कहेंगे उस कंपाउंड का फार्मूला मास। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो आगे प्रोसीड करेंगे, जिसमें हमारे पास केमिकल स्पीशीज है या हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है।